एवरीवन। तो हम लोग यूनिट 8 कर रहे थे, तो यूनिट 8 का जो है पार्ट सी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग पार्ट डी देखेंगे, बहुत छोटा सा पार्ट है, फटाफट हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें बताया गया है कि मूल्यांकन, प्रशासन तथा शोध में आईसीटी का प्रयोग, यानी कि इवेल्युएशन में, एडमिनिस्ट्रेशन में और रिसर्च में आईसीटी का क्या यूज है। इसमें ई पोर्टफोलियोज है, शोध के लिए आईसीटी में ऑनलाइन रिपोर्टरीज है, ऑनलाइन पुस्तकालय यानी ऑनलाइन लाइब्रेरी है, ऑनलाइन ऑफलाइन मूल्यांकन के टूल्स बता रखे हैं, इनकी अवधारणा और इनके विकास को हम लोगों को देखना है। तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो फटाफट से हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। समझने का ज्यादा है तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले क्या है, हमको देखना है कि आईसीटी क्या होता है। तो मैंने जब क्लास हमारी स्टार्ट हुई तब भी हम लोगों ने देखा था कि आईसीटी क्या होता है। तो अलग अलग हम लोगों ने करके देखा था कि आई का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन, सी का मतलब कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी यानी कि इन्फॉर्मेशन। तो हमारे जो भी फैक्ट्स होते हैं, जो भी हमारे तथ्य होते हैं, उनको जो है वो किसी भी रूप में हो सकते हैं, तो वो सब क्या कहते हैं, वो हमारी सूचना कहते हैं। कम्युनिकेशन, हम अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को, अपनी अभिव्यक्ति को, अपनी जो है फीलिंग्स होती है उनको दूसरों के साथ शेयर करते हैं, उनका आदान प्रदान करते हैं, वो क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। तो यही सब चीजें जब दोनों किसके माध्यम से होती है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से होती है, प्रौद्योगिकी के माध्यम से होती है, तो वो क्या कहलाती है, आईसीटी कहलाता है। यानी कि सूचनाओं को संप्रेषण करने के लिए, उसको वितरित करने के लिए, उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए हम विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी का, डिवाइसेस का और जो है संसाधनों का यूज करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो आईसीटी कहलाता है। सबसे पहले है मूल्यांकन में आईसीटी, यानी इवेल्युएशन में आईसीटी। यानी अगर हम लोग मूल्यांकन करते हैं तो ये जो मूल्यांकन एक तो होता है ऑफलाइन तरीके से, यानी कि बच्चा क्लास में है, उसकी जो है बीच में टेस्ट ले लिया गया, यूनिट टेस्ट हो गए, लास्ट में उसका जो है एग्जाम हो गए, फाइनल एग्जाम हो गए, ठीक है, हाफ ईयरली एग्जाम हो गए, इस तरीके से मूल्यांकन किया जाता है। तो ये मूल्यांकन हमको किस रूप में देखना है, आईसीटी के रूप में हम लोगों को देखना है। यानी कि हम टेक्नोलॉजी का यूज करके बच्चों का इवेल्युएशन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या देखते हैं, बच्चों के डेवलपमेंट को देखते हैं कि बच्चे की लर्निंग का जो विकास है वो उसको हम लोग उसको जो है मापते हैं। विभिन्न प्रकार के इसके अंदर हम टेक्निक का यूज करते हैं, विभिन्न साधनों का यूज करते हैं, इन सब के माध्यम से हम जो है बच्चे का मूल्यांकन करते हैं। जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट ले सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट लेकर के बच्चों का हम इवेल्युएशन कर सकते हैं ना। जैसे इस वक्त तो क्या है, इस वक्त तो ऑनलाइन ही क्लासेस चल रही है, बच्चों के ऑनलाइन टेस्ट हो रहे हैं स्कूल्स के अंतर्गत। तो ये चीज जो हम लोग चीजें ऑफलाइन ट्रेडिशनल तरीके से करते हैं, उन सब चीजों को हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे कर सकते हैं, बस वही है आईसीटी। और ये उसमें हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं कि मूल्यांकन को हम टेक्नोलॉजी से कैसे जोड़ सकते हैं। तो ऑनलाइन टेस्ट ले सकते हैं हम इसके अंतर्गत। मान लीजिए मैंने आप लोगों के लिए टेस्ट बनाया, एक पीडीएफ बना करके आप लोगों को सेंड कर दिया, मैंने बोल दिया कि अपने अपने आंसर जो है मुझे टेलीग्राम पर सेंड करिए, तो वो क्या हो गया, एक तरीके से टेस्ट लिया है मैंने आपका, किस तरीके से, ऑनलाइन तरीके से लिया है। एक होता है कंप्यूटर असिस्टेड असेसमेंट, कंप्यूटर असिस्टेड असेसमेंट, कंप्यूटर आधारित असेसमेंट हो सकता है। जो हमारा प्रश्नावली क्वेश्चन जो होता है उसको पीडीएफ में बना करके बच्चों को सेंड कर सकते हैं, वो जो है उसके आंसर हम लोगों को सेंड कर सकते हैं, जैसे मैं भी आप लोगों को बता रही थी। तो ये माध्यम है, ये वो जो हम लोग कह सकते हैं तरीके हैं जिसके माध्यम से हम बच्चों का मूल्यांकन कर सकते हैं। और आप लोगों को भी पता है कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें हम ऑप्शन दे करके समझ जाएंगे कि हम किस तरीके से जो है बच्चे का इवेल्युएशन कर सकते हैं टेक्नोलॉजी का यूज करके। प्रशासन और प्रबंध में, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में आईसीटी का क्या यूज है। तो संगठन के जो उद्देश्य होते हैं, जो नीतियां होती है, उससे संबंधित क्या होता है, हमारा प्रशासन होता है। यानी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो भी उद्देश्य हैं, जो भी हमारी नीतियां हैं, उन सबको बनाने का, उसको लागू करने का, ये सब काम किसका होता है, ये प्रशासन के अंतर्गत काम आता है। तो अब इस प्रशासन में हम आईसीटी का यूज किस प्रकार से कर सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं कि आजकल जो है स्कूल में जो है, पहले लाइब्रेरी जो हुआ करती थी उसके अंदर जैसे रजिस्टर रखा करते थे, तो जो एंट्री हुआ करती थी वो रजिस्टर के अंतर्गत हुआ करती थी। बुक को अगर कोई इशू करवा के लेके जा रहा है तो हमारी जो लाइब्रेरियन हुआ करती थी वो रजिस्टर के अंतर्गत एंट्री करती थी। लेकिन इस वक्त क्या हो गया है, कंप्यूटर रख दिया गया है जिसमें जो है सब बच्चों के नाम वगैरह रहते हैं, कौन सा सेक्शन है, कौन सा सेमेस्टर, इस तरीके से जो है पूरा डेटा जो है फीड रहता है, उनके आगे जो है हम लोग ऐड करते चलते हैं। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज कर रहे हैं अपने स्कूल के अंतर्गत। हम लोग बच्चों की फीस जो है पहले लिखा करते थे, ठीक है, जो क्लर्क वगैरह हुआ करते थे वो लिखा करते, रसीद फाड़ करके दिया करते थे। अब ये सब कैसा लग गया, ये ऑनलाइन तरीके से होने लग गया है।
तो स्टूडेंट की जो लिस्ट है वो ऑनलाइन तरीके से कंप्यूटर में फीड की जाने लगी है। फीस पेमेंट जो है उसकी लिस्ट अलग से बनाई जाने लग गई है। और क्या हो सकता है, एग्जाम्स आजकल ऑनलाइन होने लग गए हैं, स्टूडेंट पोर्टल बना दिया गया है। और क्या हो सकता है, एडमिशन जो होते हैं बच्चे के, स्कूल की जो एप्लीकेशन होती है वो सब आजकल का ऑनलाइन तरीके से मिलने लग गई है। तो स्कूल के मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, जो भी क्या इफेक्ट करती है किसी भी स्कूल के, क्योंकि हम लोग एजुकेशन के उसमें पढ़ना है, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एडमिनिस्ट्रेशन को, मैनेजमेंट को किस प्रकार से जो है हम लोग उसको मैनेज कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से, वो क्या कहलाता है, प्रशासन और प्रबंध में आईसीटी का यूज कहलाता है। तो हम लोग छात्रों की, स्टूडेंट की लिस्ट को बना सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। हम उनके फीस पेमेंट के स्ट्रक्चर को ऑनलाइन कर सकते हैं, एडमिशन को, एप्लीकेशन को, ये सब क्या है जो है, ये आजकल जो पहले जो टीचर्स हुआ करते थे वो रजिस्टर में आकर के साइन किया करते थे, आजकल बायोमेट्रिक जो है उस प्रकार से अटेंडेंस लगती है, स्टूडेंट की आजकल इस प्रकार से अटेंडेंस लगती है। तो ये सब क्या है, ये सब आईसीटी का यूज है इसके अंतर्गत, एजुकेशन के अंतर्गत। तो मूल्यांकन देख लिया, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट देख लिया, रिसर्च में आईसीटी का क्या यूज है, तो बहुत आप लोगों को अच्छे से पता है कि रिसर्च में, शोध में आईसीटी का क्या यूज हो सकता है। हमें अपनी समस्या के संपादन के लिए हम जो है आईसीटी का यूज कर सकते हैं, ई सर्वे हम लोग कर सकते हैं, जो हमारा रिलेटेड लिटरेचर होता है उसके लिए हम लोग जब रिसर्च करते हैं, हमारी कोई प्रॉब्लम होती है तो हमको संबंधित साहित्य को देखना होता है, उसकी समीक्षा करनी होती है, उसके लिए हम लोग जो है कंप्यूटर का यूज करते हैं, गूगल का यूज करते हैं, इंटरनेट का यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्शन के लिए हम लोग ऑनलाइन जो है डेटा कलेक्ट करते हैं, और क्या डेटा का एनालिसिस कर सकते हैं, और सांख्यिकी का यूज करते हैं, सांख्यिकी तकनीकी का यूज करते हैं। ये सब किसके अंतर्गत आता है, कि रिसर्च के अंतर्गत आईसीटी का यूज हम लोगों को बताता है। तो बहुत इजी है कि प्रशासन में, मूल्यांकन में, शोध में आईसीटी का प्रयोग किस प्रकार से किया जाएगा। बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी इतना टाइम भी नहीं है कि हम इन जो टॉपिक है जो इतने इजी हैं उन सब में जो है इतना टाइम लगा है उनको इतना डिटेल में जाकर के पढ़ें। अगला है ई पोर्टफोलियो। ई पोर्टफोलियो, ई लग गया तो इलेक्ट्रॉनिक पोर्टफोलियो ऑफलाइन तरीके से भी रखे जाते हैं। तो ई पोर्टफोलियो तो विद्यार्थी के महत्वपूर्ण चुनिंदा कार्यों का एक उद्देश्यपूर्ण संग्रह है। स्टूडेंट ने जो भी चुनिंदा कार्य किए हैं उनका क्या है, संग्रह है, एक उद्देश्यपूर्ण संग्रह है। स्टूडेंट ने अपनी लाइफ में जितने भी टीचर के समक्ष रह करके, अपनी लाइफ में एक टीचर के समक्ष रह करके उसने जितने भी अपने काम किए हैं उनका एक संग्रह क्या कहलाता है, पोर्टफोलियो कहलाता है। इसमें विद्यार्थी ने क्या प्रयास किए हैं, उसकी क्या प्रकृति रही है, उन सबका क्या है, एक संक्षिप्त विवरण रखा जाता है कि विद्यार्थी किस प्रकार का है, उसने क्या क्या अचीवमेंट किए हैं, क्या क्या प्रयास, क्या क्या एफर्ट किए हैं, उन सबका क्या है, एक छोटा विवरण जो है, उसने लाइफ में क्या अचीव किया है, उन सबका जो है विवरण क्या प्रदान करता है, ई पोर्टफोलियो के माध्यम से हमें उसका विवरण मिलता है। तो ये तो है पोर्टफोलियो के। पोर्टफोलियो क्या होता है कि जो विद्यार्थी के जो भी चुनिंदा कार्य हैं उनका एक उद्देश्यपूर्ण संग्रह होता है कि उसने अपने लाइफ, उसने जो है क्या प्रयास किए हैं, उसकी नेचर क्या है, क्या उसकी प्रकृति है, उसने क्या क्या प्राप्तियां की हैं अपनी जो है विद्यार्थी लाइफ के अंतर्गत, उन सबका जो है एक विवरण हमको प्रदान किया जाता है। तो ये है पोर्टफोलियो। यही पोर्टफोलियो जब किस रूप में रखा जाए, इलेक्ट्रॉनिक रूप के अंतर्गत रखा जाए, तो जहां पर क्या होता है, ये सब चीजें जैसे वीडियो के रूप में रखी जाए, ग्राफिक्स के रूप में हम लोग रख सकते हैं, टेक्स्ट के रूप में रख सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो ई पोर्टफोलियो कहलाता है। क्या हुआ, जो भी विद्यार्थी की क्या है महत्वपूर्ण कार्य है, जो भी उनकी संप्राप्ति है, उनका क्या है, एक ब्यौरा है, जिसको हम किस रूप में रखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रूप में हम लोग रखते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, विद्यार्थियों से संबंधित तथ्यों का एकत्रीकरण, जो भी स्टूडेंट है उससे रिलेटेड जो भी तथ्य हैं उनका एकत्रीकरण इसके अंतर्गत आता है, ई पोर्टफोलियो के अंतर्गत आता है। पोर्टफोलियो, ई पोर्टफोलियो, ठीक है। विद्यार्थी की संप्राप्ति का ब्यौरा, यानी उसने क्या अचीव किया है, संप्राप्ति, उसने क्या अचीव किया है उसका ब्यौरा। विद्यार्थी की चिंतनशीलता,
कार्य निष्पादन, यानी कि किस प्रकार से जो है कार्य का निष्पादन किया जाता था विद्यार्थी के द्वारा, और उसकी गति, उसका डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ, गति जो है इन सब, और गति विकास का प्रदर्शन, उसका डेवलपमेंट कैसे किस प्रकार से जो है उन सब का प्रदर्शन क्या कहलाता है, ई पोर्टफोलियो के अंतर्गत ये आता है। तो विद्यार्थी के सर्वांगीण आकलन में इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। विद्यार्थी का क्या है, हमको इवेल्युएशन करना है ओवरऑल, बच्चे का जो हमको ओवरऑल इवेल्युएशन करना है उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यही सब होता है पोर्टफोलियो के अंतर्गत। और वही पोर्टफोलियो जब किस रूप में रखा जाए, इलेक्ट्रॉनिक रूप में, जिसमें ऑडियो, वीडियो, मल्टीमीडिया, ठीक है, ग्राफिक्स, इन सब चीजों का जब समावेश कर लिया जाता है वो क्या हो जाता है, तो वो ई पोर्टफोलियो के अंतर्गत आ जाता है। अगर आप लोगों को अभी भी समझने में कुछ कंफ्यूजन लगता है, आपको लगता है कि आप लोगों को दोबारा समझने की जरूरत है, कोई ऐसा टॉपिक है जो नहीं समझ आ रहा है, तो आप लोग जो है आराम से मुझसे पूछ सकते हैं। आगे है शोध के लिए आईसीटी। तो शोध के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया कि हम लोग जो है रिसर्च में किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। भाई हमको अपना रिलेटेड लिटरेचर अगर हम लोगों को देखना है तो हम आईसीटी का यूज कर सकते हैं, हम ई सर्वे कर सकते हैं, डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्वे के माध्यम से डेटा का एनालिसिस कर सकते हैं, अपने जो प्रॉब्लम है उसके संपादन में, जो उसके संपादन में हम लोग आईसीटी की हेल्प ले सकते हैं। तो आईसीटी रिसर्च में दो हैं आपके, ऑनलाइन रिपोर्टरी और ऑनलाइन लाइब्रेरी। इसमें कौन कौन से हैं, ऑनलाइन रिपोजिटरीज, ऑनलाइन रिपोजिटरीज और ऑनलाइन लाइब्रेरी, ऑनलाइन पुस्तकालय। तो इनको हमको देखना है कि क्या है ऑनलाइन रिपोजिटरीज और ऑनलाइन लाइब्रेरी। चलिए देखते हैं। तो पहले देखते हैं ऑनलाइन रिपोजिटरीज क्या है। तो फ्री ऑनलाइन कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स का, दस्तावेज का कैसा कलेक्शन है, फ्री ऑनलाइन कलेक्शन है डॉक्यूमेंट्स का, जिसमें हम लोग डेटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, को मॉडिफाई कर सकते हैं, ऑनलाइन रिपोजिटरीज के अंतर्गत डॉक्यूमेंट को डिपॉजिट कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। हमारे रिसर्च से रिलेटेड इसके अंतर्गत क्या होता है, एक फ्री ऑनलाइन कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होता है, यानी कि दस्तावेजों का एक ऑनलाइन कलेक्शन है जो कैसा है, फ्री है। कलेक्शन का मतलब क्या होता है, संग्रह है। तो फ्री संग्रह है किसका, दस्तावेजों का, जिसमें हम दस्तावेज को स्टोर भी कर सकते हैं, मतलब अपना भी दस्तावेज उसमें दे सकते हैं, उसमें वो चेंज करना हो वो चेंज भी कर सकते हैं, हम लोग डिपॉजिट भी कर सकते हैं, अपने दस्तावेजों को एक्सेस कर सकते हैं, यानी हम लोग उनको देख भी सकते हैं, उनसे अगर हमको कुछ हेल्प लेनी हो तो हम लोग हेल्प भी ले सकते हैं। तो कई ऐसी वेबसाइट होती हैं जो हमें रिसर्च से रिलेटेड जो है पेपर जो होते रिसर्च पेपर जो होते हैं वो अवेलेबल करवा देती है, डेटा अवेलेबल करवा देती हैं। ठीक है, बुक रिव्यू आता है, टीचिंग मटेरियल होता है, बड़े बड़े जो लोग होते हैं उनकी जो स्पीचेस होती हैं वो हम लोगों को अवेलेबल हो जाती हैं। ठीक है, मटेरियल हम लोगों को अवेलेबल हो जाता है, रिपोर्ट्स हम लोगों को अवेलेबल हो जाती है। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है, ऑनलाइन रिपोजिटरी, जो क्या है एक फ्री ऑनलाइन कलेक्टेड डॉक्यूमेंट का, जिसमें हम लोग डॉक्यूमेंट को स्टोर कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। हम जो है अलग जो रिसर्च पेपर होते हैं उन लोगों उनको देख सकते हैं। ठीक है, ऑडियो वीडियो फाइल्स उसके अंतर्गत रहती है, बड़े बड़े विद्वान जो है, बड़े बड़े लोग जो है उनकी स्पीचेस उनके अंतर्गत रह सकती है, हम उनको देख सकते हैं। रिसर्च रिपोर्ट रहती है, बुक रिव्यू रहता है, ये सब क्या है ऑनलाइन रिपोजिटरीज के अंतर्गत शामिल होता है, जिससे हम लोग एक्सेस कर सकते हैं इजीली। तो ये है ऑनलाइन रिपोजिटरीज। तो 4 टाइप्स ऑफ ऑनलाइन रिपोजिटरीज है, 4 टाइप है। वो 4 टाइप कौन कौन से हैं, सब्जेक्ट बेस्ड,
सब्जेक्ट बेस्ड रिपोजिटरीज, ठीक है, रिसर्च रिपोजिटरीज या शोध से संबंधित मटेरियल हमको मिलता है। नेशनल रिपोजिटरीज, राष्ट्र से संबंधित। फोर्थ है इंस्टीट्यूशनल, जो किसी संस्थान के माध्यम से अलग से, जो किसी इंस्टीट्यूट के माध्यम से बनाया जाता है उनके छात्र के लिए, उनके टीचर्स के लिए, ठीक है, वो क्या आता है, इंस्टीट्यूशनल के अंतर्गत आता है। अपने टीचर्स के कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसने अपने टीचर्स जो है, उनके जो लेक्चरर्स है, उनके द्वारा जो पेपर है उनको जो है पब्लिश किया गया है, किसके लिए, उसी इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स के लिए, तो उसका आता है संस्थागत रिपोजिटरीज के अंतर्गत आता है। तो ये 4 टाइप है, बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। तो क्या है, एक ऑनलाइन फ्री जो है कलेक्शन है डॉक्यूमेंट्स का, जिसमें क्या होता है, हम डॉक्यूमेंट को स्टोर कर सकते हैं, मॉडिफाई एक्सेस कर सकते हैं, हम जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, बुक रिव्यू हम लोग दे सकते हैं, और जो बड़े बड़े लोग हुए उनकी स्पीचेस होती हैं, ऑडियो वीडियो फाइल इसके अंतर्गत रहती हैं, और क्या रिसर्च रिपोर्ट रहती है, डेटा रहता है, पेपर्स रहते हैं, मटेरियल्स काफी रहता है इसके अंतर्गत। तो ये होता है ऑनलाइन रिपोजिटरीज। ऑनलाइन पुस्तकालय बहुत इजी है। तो जो ऑफलाइन लाइब्रेरी जो हम लोग देखते हैं, हमारी जो लाइब्रेरी होती है उसका क्या है, ऑनलाइन मोड है। तो जो हम लोगों को ऑनलाइन ऑफलाइन हम लोग जाते हैं लाइब्रेरी में जाकर के पढ़ते हैं, बस वही चीज को ऐसा कर दी, ऑनलाइन कर दी, तो वो क्या होता है, ऑनलाइन लाइब्रेरी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि जो पुस्तकालय है उसके सामग्री मूल्य में कमी ना है। भाई लाइब्रेरी में इतनी सारी बुक्स रहती है तो उनको मैनेज करने के लिए जो है, उनको रखने के लिए जगह चाहिए, एक वहाँ पर व्यक्ति चाहिए, लाइब्रेरियन चाहिए, ठीक है, या कोई भी व्यक्ति चाहिए जो वो उन सब चीजों को देख रेख करे। बच्चे वहां पर आएंगे तो उनकी देख रेख करना, ठीक है, तो उसके उन सब चीजों के मूल्य में कमी आना। पेपर्स, अगर इतनी बुक छपेंगी तो पेपर्स जो है उनके मूल्यों में कमी लाने के लिए तो ये ऑनलाइन पुस्तकालय बनाया गया, जिसमें क्या है, डिजिटल तरीके से हमको इंफॉर्मेशन मिलती है। डिजिटल तरीका है पुस्तकालय का, बस इतना ध्यान रखना। जिसमें भारतीय डिजिटल लाइब्रेरी हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, भारतीय डिजिटल लाइब्रेरी इसका उदाहरण है, शोध गंगोत्री इसका उदाहरण है, राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी इसका उदाहरण है। तो ये सब ऑनलाइन पुस्तकालय के उदाहरण है। तो बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है कि ऑनलाइन पुस्तकालय क्या है, कि जो हमारा पुस्तकालय होता है, जो हमारी लाइब्रेरी होती है, उसका कौन सा मोड है, डिजिटल मोड है, ऑनलाइन मोड है, जिसमें हमको ऑनलाइन तरीके से चीजें अवेलेबल होती है, इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। अगला है ऑनलाइन ऑफलाइन मूल्यांकन टूल्स। तो ऑनलाइन तरीके से मूल्यांकन जो है हम 2 तरीके से कर सकते हैं। 2 हमारे पास ऑनलाइन टेस्ट में क्या होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो जितने भी हम डिवाइसेस यूज करते हैं, जितने भी हम इक्विपमेंट यूज करते हैं, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। जितने भी हम टीचिंग मेथड्स यूज करते हैं, मॉडल्स यूज करते हैं, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, वो सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो ऑनलाइन में डिवाइसेस के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से पीपीटी बना करके, पीडीएफ बना करके बच्चों को सेंड कर दिया, ठीक है। सॉफ्टवेयर में ऑनलाइन तरीके से ऑनलाइन जाकर के बच्चों का जो है टेस्ट ले लिया, सब क्या है, ऑनलाइन टेस्ट के उदाहरण है। ऑफलाइन टेस्ट जो है, सबको पता है कि हम लोग जो ट्रेडिशनल तरीके से टेस्ट देते हुए आए हैं वो क्या है, ऑफलाइन टेस्ट के अंतर्गत आता है, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑफलाइन टेस्ट में ऑब्जर्वेशन आता है, चेकलिस्ट आती है, रेटिंग स्केल आती है, सेल्फ टेस्ट आता है। ये सब किसके उदाहरण है, ऑफलाइन टेस्ट के। ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है बच्चों का, चेकलिस्ट दी जा सकती है, रेटिंग स्केल, सेल्फ टेस्ट, तो इसके अंतर्गत क्या होता है, शिक्षक जो है अपने शिक्षक जो है या जो टीचर जो है अपने स्टूडेंट का क्या करता है, मूल्यांकन करता है, उसमें देखता है कि उसकी लर्निंग की प्रोसेस, लर्निंग का जो है
लेवल कितना रहा है अपने प्रगति, बच्चों की जो है प्रगति को देखता है, उनके व्यवहार का अध्ययन करता है। क्या क्या देखता है कि बच्चों की लर्निंग का स्तर कितना रहा है, अभिनव स्तर कितना रहा है, कितनी प्रगति रही है बच्चों की, उनके व्यवहार का अध्ययन करता है, उनकी कमियों का अध्ययन करता है, उन कमियों को दूर करने का प्रयास करता है। तो ये किसके अंतर्गत आता है, ऑफलाइन टेस्ट के अंतर्गत इन सब चीजों को देखा जाता है। तो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यांकन, कैसा, प्रत्यक्ष मूल्यांकन, आमने सामने, फेस टू फेस, प्रत्यक्ष मूल्यांकन के तरीके के लिए जो भी यूज किए जाते हैं टूल्स, प्रत्यक्ष मूल्यांकन के लिए जो भी टूल्स यूज किए जाते हैं, इसके अंतर्गत ऑफलाइन ऑनलाइन का मैंने आप लोगों को पहले ही मतलब बताया था कि अगर हम लोग जो है ऑफलाइन के अंदर सिर्फ यही नहीं है कि ट्रेडिशनल तरीके से जो टेस्ट लिए जाते हैं वही नहीं आते, क्योंकि अगर ट्रेडिशनल तरीके से आते तो लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, उन सब चीजों को शामिल किया जाता। ऑफलाइन टेस्ट का मतलब होता है कि ट्रेंड्स तो नए हैं लेकिन वो कैसे हैं, वो ऑफलाइन है, वो ऑनलाइन नहीं है, ठीक है। तो ये सब भी कैसे हैं, ये नए ट्रेंड्स है, ऑब्जर्वेशन, चेक स्किल, रेटिंग स्किल, सेट, ये ट्रेडिशनल में नहीं आते हैं, ये न्यू ट्रेंड्स के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसा मूल्यांकन जो कैसा हो, प्रत्यक्ष रूप से मूल्यांकन किया जाता है। और प्रत्यक्ष रूप से मूल्यांकन करने के जो भी टूल्स है, जो ऑब्जर्वेशन, चेक, रेटिंग स्किल, सेट, ये सब यूज किया जाता है, वो क्या कहलाता है, ऑफलाइन टेस्ट के अंतर्गत आता है। और ऑनलाइन में आपको बता दें, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो भी हम डिवाइसेस यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर में जो भी मेथड हम टीचिंग मेथड यूज करते हैं, जो भी विधियां यूज करते हैं, वो सब किसके अंतर्गत आता है, वो इसके अंतर्गत शामिल किया। तो ये जो है कंप्लीट कर लिया है हमने। ऑनलाइन सर्वेक्षण जो है, ऑनलाइन सर्वे आप लोगों को पता है, तो इसे बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। अब हम लोगों ने काफी देख लिया है, अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर लेंगे, बाकी इससे कुछ बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है नहीं। इसके अंदर जो पार्ट फर्स्ट और जो पार्ट यूनिट 8 का जो पार्ट ए और जो पार्ट बी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्ट सी में D&MIS मॉडल है, क्रिएटिव कॉमन मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ये सब मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने जल्दी करा है, जल्दी पढ़ा दिया है, ठीक है, शॉर्ट में समझा दिया है, आप लोगों को समझ में नहीं आ पा रहा है, तो आप लोग मुझसे आराम से पूछ सकते हैं। मैं डिटेल में आप लोगों को वापस से पढ़ा दूंगी, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन बस इस वक्त इसलिए जल्दी किया गया है क्योंकि एग्जाम आप लोगों के आ गए हैं, तो इतना टाइम नहीं है कि इन छोटे छोटे टॉपिक्स के अंदर हम इतना टाइम लगा दें कि जो बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम लोगों के रह जाए। तो आज हम लोगों ने यूनिट 8 कंप्लीट कर लिया। कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे, आप लोगों को बता दीजिएगा कौन सी होगी। ओके, थैंक यू।